अस्सलाम वालेकुम। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के चैप्टर 6 को हम डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 6 का जो पार्ट 1 है, बेसिकली मैं वो कवर करूंगा, जिसमें सेक्शन 39 से लेकर सेक्शन 41 और सेक्शन 41 के जो सब सेक्शंस हैं 41A टू C, ये डिस्कस करेंगे हम। ये वीडियो लेक्चर उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए इंतहाई यूजफुल साबित होने जा रहा है जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार की तैयारी के लिए रेवेन्यू लॉज की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि वो तमाम कैंडिडेट्स जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार की अपकमिंग सीट्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने एक 2 मंथ का सेशन स्टार्ट किया है, जिसकी डिटेल्स आपके सामने है। ये 2 मंथ का सेशन होगा। इसमें डेली बेसिस पे आपको जीके प्रोवाइड किया जाएगा, जीके का सॉफ्ट मटेरियल। आप 24 आवर्स के बाद आपका जीके का टेस्ट लिया जाएगा। इसी तरीके से रेगुलर बेस पे मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान के ऊपर रेवेन्यू लॉज के लेक्चर अपलोड करूंगा। आप वो लेक्चर देखेंगे और उन्हीं लेक्चर में से आपका टेस्ट बनाया जाएगा। मीन एवरी सेकंड डे आपका रेवेन्यू लॉज का टेस्ट होगा ऑनलाइन, और एवरी सेकंड डे आपका जीके का टेस्ट होगा, वो भी ऑनलाइन होगा। मैं आपको सॉफ्ट मटेरियल प्रोवाइड करूंगा तैयारी के लिए। रेवेन्यू लॉज के लिए आपके लेक्चर्स होंगे ऑन रेगुलर बेसिस, और जीके और रेवेन्यू लॉज के रेगुलर ऑनलाइन टेस्ट होंगे जो कि गूगल फॉर्म बेस्ड होंगे। अगर आप इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 2 मंथ का जो सेशन है, इसकी टोटल फीस 6,000 है। लेकिन जो फर्स्ट 50 कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50% फीस ऑफ है, यानी आपकी फीस 2 मंथ की 6,000 नहीं होगी बल्कि 3,000 होगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, 03326896 568। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे रब्ता करेंगे। अपना नेम, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना जॉब प्रोफेशन या जो आपका सिटी है वो मेंशन करके आप मुझे मैसेज करेंगे। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार, इसमें रेवेन्यू लॉज भी कवर होंगे और इसमें आपके साथ साथ जीके भी कवर होगा, जिसमें दोनों चीजें हैं, जीके भी और रेवेन्यू लॉज भी। तो आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है बेसिकली पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। मैं इसको जरा विजिबल बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ये लेजिबल भी हो आपके लिए। जी, ये है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, और इसका चैप्टर नंबर 6 देखेंगे जो बेसिकली रिकॉर्ड्स के साथ डील करता है। अच्छा, चैप्टर 6 को बेसिकली मैं 3 सेक्शंस में कवर करूंगा। आज सेक्शन 1 कवर करूंगा, और इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें चैप्टर 6 का पार्ट 2 होगा, और उसके बाद चैप्टर 6 का पार्ट 3 होगा। तो चैप्टर 6 के 3 पार्ट्स होंगे। तो आज जो हम पार्ट 1 देखेंगे, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 पार्ट 1। ये जो चैप्टर है बेसिकली हम देख लेते हैं कि ये किस चीज के साथ डील करता है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो चैप्टर जो 6 है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का, इट डील्स विद मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। जमीन के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको, उनकी मेंटेनेंस, उनको मेंटेन कैसे करना है, उनको उनको क्रिएट कैसे करना है, उनको प्रिजर्व कैसे करना है, उनका रिकॉर्ड कैसे रखना है। तो लैंड रिकॉर्ड्स को की मेंटेनेंस ये चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे बेसिकली। लैंड रिकॉर्ड्स होते क्या हैं? लैंड रिकॉर्ड बेसिकली जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी जो पंजाब गवर्नमेंट जो जमीनों से टैक्स लेती है, जो जो पंजाब गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू बनता है। अगरचे जमींदारों के लिए, जो जमीन के मालकान होते हैं, उनके लिए तो वो एक खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए, पंजाब गवर्नमेंट के लिए वो एक रेवेन्यू यानी आमदनी होता है, टैक्स होता है। तो रेवेन्यू को जब एडमिनिस्टर करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि लैंड रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, लैंड रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किए जाते हैं, कौन मेंटेन करता है, कब कब मेंटेन किए जाते हैं, वो मैनुअल होते हैं या डिजिटल होते हैं। सो लैंड रिकॉर्ड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का की रीढ़ की हड्डी है। क्यों? उसकी रीजन क्या है? क्योंकि लैंड रिकॉर्ड ये तयन करते हैं कि जमीन की ओनरशिप किसकी है। लैंड रिकॉर्ड ये तयन करते हैं कि इस को खास पर्टिकुलर जमीन के अंदर इंटरेस्ट किसकी है और कब्जा किसका है, पोजीशन किसकी है। जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो तयन करते हैं कि उस जमीन के ऊपर जो रेवेन्यू होता है, जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, उसकी कलेक्शन कैसे की जाएगी। लैंड रिकॉर्ड इस बात का तयन करते हैं कि अगर लैंड रिकॉर्ड को डिस्प्यूट हो, को तनाज़ा हो, झगड़ा हो, डिस्प्यूट हो या डिसएग्रीमेंट हो, तो उसमें एविडेंस यानी कि सबूत क्या है। क्योंकि लैंड रिकॉर्ड होगा तो कुछ सबूत होगा कि ये जमीन किसकी है, अगर झगड़ा हो गया है तो। उसके बाद अगर कोई जमीन जो है
वो ट्रांसफर हुई है, या अगर वो वालदेन से बच्चों में इनहेरिटेंस यानी आगे विरासत हुई है, या जमीन किसी ने बेची है, या जमीन किसी ने मॉर्टगेज की है बैंक में, या जमीन की पार्टीशन हुई है, दो तीन चार पांच लोगों में तकसीम कारी हुई है, तो लैंड रिकॉर्ड उसका एविडेंस बनते हैं। लैंड रिकॉर्ड बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है, उसकी हमने पांच वजूहत जान ली। पंजाब के अंदर जो पूरा रेवेन्यू का सिस्टम है वो दैट रिवॉल्व्स अराउंड अक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स। सो लैंड रिकॉर्ड चूंकि इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर 6 ऑफ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 दैट डील्स विद मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, चैप्टर से मुराद है चैप्टर 6 जो कि लैंड रिकॉर्ड की मेंटेनेंस को डील करता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम देखेंगे, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसमें है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, उसको हकूकनामा भी कहते हैं। राइट्स हकूक को कहते हैं, तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हकूक नामा, नामा कहते हैं तो डॉक्यूमेंट। पीरियडिकल रिकॉर्ड इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में, बार बार ये टर्म आएगी। तो पीरियडिकल रिकॉर्ड का मतलब वो आम अल्फाज में हम उसको जमाबंदी भी कहते हैं। पीरियडिकल नाम से जाहिर है कि वो कुछ टाइम के बाद बनता है, वो हम देखेंगे कितने टाइम बाद बनता है। उसके बाद म्यूटेशन रजिस्टर, म्यूटेशन को आम अल्फाज में कहते हैं इंतकाल। तो म्यूटेशन रजिस्टर यानी रजिस्टर हकूक के मलकियत भी से कहते हैं। म्यूटेशन रजिस्टर का नाम भी बार बार आएगा चैप्टर 6 में। उसके बाद इस चैप्टर में रोजनामचा वाकयाती, कि अगर कोई वाकया हो गया है, कोई इंसिडेंट हो गया है, कोई इवेंट हुआ है, तो उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। पटवारी डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम रोजनामचा, रोजनामचा डायरी को कहते हैं। रोजनामचा वाकयाती का वर्ड भी इस्तेमाल करेंगे। और मैप्स ऑफ एस्टेट, एस्टेट कहते हैं मौजा महल, किसी एरिया को, जमीन का कोई एरिया, कोई सेक्शन, कोई पार्ट को एरिया, चाहे वो कनाल, चाहे वो मरला है, चाहे वो एक एकड़ है, चाहे वो मुरब्बा है, तो उसका जो मैप है, जिसको हम शजरा कह सकते हैं, उस इसकी इसका जिक्र भी बार बार आएगा, ये भी डॉक्यूमेंट है। और कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड का जिक्र भी बार बार आएगा। तो ये छह किस्म के जो रिकॉर्ड्स हैं, छह किस्म के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका जिक्र चैप्टर 6 में आएगा। अच्छा, सबसे पहले इस जो चैप्टर है, जो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6, उसका हम चूंकि पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, इसमें 39 सेक्शन, 40 सेक्शन, 41 सेक्शन, और 41 ए, 41 बी, 41 सी, 39 सेक्शन, 41 और 41 के आगे 41 ए, 41 बी एंड 41 सी। ये चार पांच सेक्शन हम देखेंगे आज के लेक्चर में, जो चैप्टर 6 का पार्ट ए है। उसके बाद पार्ट बी भी पढ़ेंगे चैप्टर 6 का, और पार्ट सी भी पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहला जो सेक्शन है वो है 39। 39 सेक्शन का नाम क्या है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड देयर इन। कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या है और उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट शामिल है। इसके अंदर कम से कम कुछ छह डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, अब ये ऊपर दिखा देता हूं मैं आपको। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को हमने पढ़ा हकूकनामा। तो अगर आप रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में बोलूं, या अगर आप पेपर में हकूकनामा आ जाए, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या हकूकनामा दोनों बोला जा सकता है, लेकिन ज्यादातर वर्ड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ही आएगा। उर्दू में उसको हकूकनामा कहते हैं। तो चैप्टर जो सेक्शन 39 है, उसमें शामिल है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या है और इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या है ये हम देखेंगे, और उसके अंदर छह किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होता क्या है। सेक्शन 39 कहता है कि हर स्टेट का एक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होना चाहिए। स्टेट का मतलब है कि किसी खास मौजा महाल, किसी एरिया जो जमीन का है, उसका एक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी हकूकनामा होना चाहिए। अब हकूकनामा है क्या, पहले हम देख लेते हैं कि स्टेट क्या होती है। स्टेट का मतलब है कि कोई खास विलेज, कोई खास एरिया जिसका अपना लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, जिसका अपना रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हो। यानी स्टेट का मतलब है वो जमीन का कोई कित्ता या खित्ता या स्टेट या महाल या एरिया या कोई विलेज की साइट जिसका अपना और क्या हो सेपरेट लैंड रिकॉर्ड, उसको हम एस्टेट कहते हैं। तो सेक्शन 39 कहता है कि एवरी स्टेट मस्ट हैव रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, यानी एवरी स्टेट मस्ट हैव हकूकनामा, यानी एवरी एरिया मस्ट हैव इट्स रिकॉर्ड। तो हम सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि रिकॉर्ड ऑफ राइट का मतलब है कि एक जमीन के अंदर कंप्लीट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो ये जाहिर करता हो कि इसमें किन किन लोगों के राइट्स हैं और किन किन लोगों की इस एरिया या जमीन के अंदर इंटरेस्ट है, यानी किन किन लोगों की इसके अंदर, आप कह सकते हैं किन किन लोगों की इनके अंदर हकूक है, मलकीती हकूक कह लें, या उनकी किस किस्म का भी इंटरेस्ट। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट का मतलब है कि एक लैंड के खित्ता या कित्ता के अंदर पूरा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, एक जमीन के खित्ता के बारे में पूरा एक तारीखी रिकॉर्ड कि ये इसके अंदर किन किन लोगों के राइट्स या इंटरेस्ट है, उसको हम कहते हैं हकूकनामा या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। अब
इसको हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के कुछ और नाम भी हैं। इसको हकूकनामा भी कहते हैं, जैसे मैंने बताया। इसको वाजिबुल अर्ज भी कहते हैं। कुछ एरिया, कुछ कुछ पंजाब के कुछ एरियाज में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को हकूकनामा भी कहते हैं, और कहीं कहीं पे इसको वाजिबुल अर्ज भी कहते हैं, और कहीं कहीं पे इसको फाउंडेशनल लैंड रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, सादा अल्फाज में। यानी ये वो बुनियादी जमीन का बुनियादी रिकॉर्ड है, उसको हम कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की आपको समझ आ गई। अब इसमें 6 किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। यानी कि कंटेंट्स ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में क्या क्या होता है, कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 सब सेक्शन 2, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। इसमें 6 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहली बात, इसमें वो स्टेटमेंट भी शामिल होती है कि कौन कौन से लोगों के कौन कौन से राइट्स हैं। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जिसको हकूकनामा कहते हैं, वाजिबुल अर्ज भी कह सकते हैं। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स सेक्शन 39 के सब सेक्शन 2 के मुताबिक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के कंटेंट्स में 6 किस्म की चीजें शामिल हो सकती हैं। पहली एक ऐसी स्टेटमेंट जो ये शो करती है कि इसमें कौन कौन से लोगों के क्या है, राइट्स है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेटमेंट ये शो कर सकती है कि लैंड ओनर्स कौन कौन से हैं। इसमें टेनेंट्स यानी कि मजारे कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने रेंट रिसीव करना है या प्रॉफिट रिसीव करना है, या वहां से फसल उठानी है, किन किन लोगों को ये हक हासिल है, और वो कौन से लोग हैं जो इस जमीन पे कब्जा कर सकते हैं, यानी इस जमीन के ऊपर वो खेती बाड़ी कर सकते हैं और रह सकते हैं। तो इस ये स्टेटमेंट शो करती है कि कौन कौन से लोगों की कौन कौन सी इसमें कौन कौन से राइट्स हैं। ये भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में है। मिसाल के तौर पे, अगर एक शख्स के पास, इफ अ पर्सन ओन्स, एक शख्स ए है, उसके पास 50 एकड़ है किसी विलेज में, तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स अगर उस जमीन का बनाया जाएगा तो उसमें आएगा कि उस शख्स का, एक शख्स का नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है, और उसके पास कितनी जमीन है, और वो जमीन की जो ओनरशिप है उसकी नेचर क्या है, इनकी उसकी अपनी जमीन है या वो उसके ऊपर मजारे है, या उसके ऊपर वो मोर्टगेजी है, क्या है। तो ये स्टेटमेंट ये शो करेगी उसका नाम, उसके वालिद का नाम, उसका एरिया कितना है, जैसे 50 एकड़ है, और नेचर ऑफ ओनरशिप क्या है, कि वो उसका अपना खुद वो उसका मालिक है, लैंडलॉर्ड है, या लैंड ओनर है, या टेनेंट है। उसके बाद अगर हम देखें तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अंदर दूसरी चीज ये होती है कि नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट, कि अगर किसी शख्स की किसी जमीन में इंटरेस्ट है, कोई उसका उसकी वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसकी नेचर और उसकी एक्सटेंट किस हद तक उसकी इंटरेस्ट है। मिसाल के तौर पे, एक शख्स का किस किस्म का राइट है एक जमीन के अंदर, और कितना एरिया उसमें इन्वॉल्व है, कितने एरिया के ऊपर उसकी इंटरेस्ट है, और कौन कौन सी कंडीशन यानी कि शराइत या लाइबिलिटीज आप कह सकते हैं जो उसकी जिम्मेदारियां हैं जो उस जमीन के ऊपर उस शख्स की हैं। मिसाल के तौर पे, अगर एक शख्स एक एग्रीकल्चर जमीन रखता है, लेकिन एक ही जमीन है, लेकिन बी उसके ऊपर टेनेंसी राइट रखता है, यानी बी उसके ऊपर टेनेंट है, यानी उसके ऊपर मजारे है। अब जमीन का मालिक ए है, बी उसके ऊपर क्या है, टेनेंट है। तो अब बी की भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगी, क्योंकि बी उसके ऊपर टेनेंट है, टेनेंसी राइट्स रखता है। तो रिकॉर्ड का जो 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 उसका इस जमीन का जिसका मालिक ए है और उसके ऊपर टेनेंट बी है, अब इसका अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट बनेगा तो ए का रिकॉर्ड होगा एज ए ओनर और बी का रिकॉर्ड होगा एज ए टेनेंट। तो दोनों की इंटरेस्ट इसमें मेंशन होंगी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अंदर पेमेंट्स का भी तायन होता है, कि पेमेंट रिलेटेड टू लैंड, जमीन के बारे में जितनी पेमेंट्स होती हैं उसका रिकॉर्ड भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में होता है। मिसाल के तौर पे, उसकी जमीन के ऊपर गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, यानी टैक्स, गवर्नमेंट उसके ऊपर जो रेंट है वो टेनेंट को कितना रेंट दिया जा रहा होगा, और जो विलेज ऑफिसर होता है उसको कितना सेस दिया जा रहा होगा, और गवर्नमेंट को कितनी पेमेंट्स दी जा रही होंगी उस जमीन के ऊपर। तो ये जितना पेमेंट का रिकॉर्ड है, यानी रेंट, उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू, सेस और गवर्नमेंट की पेमेंट सारी जो है वो भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में मेंशन होंगी, सारी पेमेंट। चौथी चीज है जो कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में मेंशन होती है, वो होती है कस्टम्स ऑफ द एस्टेट। एस्टेट कहते हैं किसी एरिया, महाल या मौजा को, और एस्टेट के कस्टम्स क्या हैं, यानी ऐसा रिकॉर्ड जो बताता है कि उस जमीन के ऊपर कौन से रिवाज हैं, कौन से राइट्स हैं, कौन सी जिम्मेदारी हैं, उनको हम कहते हैं कस्टमरी राइट्स, कस्टमरी लाइबिलिटीज, कस्टमरी ऑब्लिगेशंस। यानी कि रिवाज जहां उस मुरवजा उस इलाके में जो ट्रेडिशंस हैं, कस्टमरी राइट्स हैं, जिम्मेदारियां हैं, हकूक हैं, या ऑब्लिगेशंस हैं। मिसाल के तौर पे, विलेज के पाथवेज के उस एरिया में हर, आपको पता है गांव के अंदर कुछ रास्ते होते हैं जो सरकारी रास्ते होते हैं, कहीं से वाटर राइट्स होते हैं कि जहां से पानी गुजर सकता है, खाल बन सकता है, नहर गुजर सकती है। कहीं पे ग्रेजिंग राइट्स होते हैं कि जहां पे लोग माल चरा सकते हैं, यानी कि ग्रेजिंग एरिया होता है। तो ये जो सारे राइट्स होते हैं कि चरागाह, कुछ सरकार तायन कर देती है कि ये चरागाह है, इसमें हर कोई अपने भेड़ बकरियों को या जानवरों को ग्रेज करने की इजाजत गवर्नमेंट देती है, तो वो चरागाह होती है। वाटर राइट्स होते हैं कि वहीं से वहां से खाल या कैनाल गुजर सकती है, खाले, और वहां पे विलेज पाथवेज की जहां से रास्ता बनाया जा सकता है, जिसको हम सरकारी रास्ते कहते हैं, या
आप शारे आम कह सकते हैं। तो ये जो कस्टम्स होते हैं एक एरिया में से, कि वहां से पानी गुजर सकता है, खाल गुजर सकता है, नहर गुजर सकती है, वहां से रास्ता कोई सरकारी गुजर सकता है कि नहीं, और वहां पे क्या लोग फसल अपनी जो मवेशी है वो चरा सकते हैं कि नहीं। तो ये जो जितने भी कस्टम्स या ट्रेडिशन या रिवायात या राइट्स या ऑब्लिगेशंस होती हैं, ये भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में शामिल होती हैं। पांचवा डॉक्यूमेंट जो है, जो जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में शामिल होता है, उसको हम कहते हैं मैप ऑफ स्टेट। स्टेट तो मौजा महाल एरिया को कहते हैं, मैप कहते हैं उसके नक्शे को या शजरे को। तो हर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अंदर उस विलेज का शजरा होता है, मैप होता है, उस फील्ड की बाउंड्रीज होती हैं, और उस अगर वहां पे उस विलेज का कोई सर्वे हुआ है तो सर्वे की सारी डिटेल्स भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में मेंशन होती हैं। तो हमने बात की कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अंदर उस विलेज का फील्ड मैप भी होता है, यानी उस विलेज का मैप नक्शा, उसके अंदर उस विलेज की कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं, कौन कौन सी उसमें फील्ड्स हैं, और उसके अंदर कौन कौन से खसरा हैं, उसके अंदर कौन कौन से सर्वेज हैं, सर्वे की सारी डिटेल भी उसमें शामिल होती है। और कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी शामिल होते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में, कि अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब कर दे तो वो भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में शामिल हो सकते हैं। तो सेक्शन 39 में हमने पढ़ा कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या है और उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, उसको मैं अभी रिकैप करने की भी कोशिश करूंगा। एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट ये है कि सेक्शन 39 किस चीज के साथ डील करता है, कंटेंट्स ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड कंटेंट्स ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ये सेक्शन 39 डील करता है। अब इसमें क्या चीज है, इसको रिमेंबर कैसे करेंगे आप, ROMCO, रोम को अगर एक आप नोमेनक्लेचर याद रखेंगे तो ये 39 की को याद करने का एक कुलिया तरीका है। आर से मुराद है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन, जितने भी उसमें पर्सन हैं, चाहे वो ओनर है चाहे वो टेनेंट है, तो राइट्स ऑफ पर्सन आर से। ओ से मुराद है ऑनरशिप या ऑक्यूपेंसी डिटेल, कौन उसका मालिक है कौन उसका टेनेंट है। ओ से मुराद ऑक्यूपेंसी या ओनरशिप। उसके बाद एम से मुराद है मैप, उस विलेज का जो मैप है वो भी इसमें आएगा। सी से मुराद है कस्टम्स, यानी वो जो जो वहां पे जो भी कोई चरागाह है या कोई वाटर के राइट्स हैं या कोई विलेज का पाथवे है, वो उस कस्टम्स आ जाएंगे। और ओ से क्या मुराद है, अदर डॉक्यूमेंट जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो रोम को आर से मुराद है राइट्स ऑफ पर्सन, ओ से मुराद है ओनरशिप या ऑक्यूपेंसी डिटेल्स, एम से मुराद है मैप, सी से मुराद है कस्टम्स, और ओ से मुराद अदर डॉक्यूमेंट। ये रोम को जो है ये सेक्शन 39 में है। यानी सेक्शन 39 डील्स विद रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड कंटेंट्स ऑफ इट, और उसके कंटेंट्स में क्या आता है, रोम को। उसके बाद अगर हम देखें सेक्शन 40, सेक्शन 40 बेसिकली ये है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो हम सेक्शन 39 में पढ़ चुके हैं उसकी स्पेशल रिवीजन भी बाद वक्त जरूरी होती है। नहीं कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को एक बार तो बना लिए तो बस वही कायम नहीं रहते, बल्कि उसके अंदर चेंजेस करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, ये चीजें हम देखते हैं। पर्पस क्या है सेक्शन 40 का, सेक्शन 40 जो जिसका मकसद है, जिसका उन्वान है स्पेशल रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जो सेक्शन 39 में हमने पढ़े हैं। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हकूकनामा भी जिसे कहते हैं, वाजिबुल अर्ज भी जिसे कहते हैं, जिसको फंडामेंटल लैंड रिकॉर्ड भी कहते हैं, उसकी जो स्पेशल रिवीजन होती है उसको हम सेक्शन 40 में डील करते हैं। अब इसका पर्पस ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी एरिया के अंदर, किसी जमीन के अंदर, किसी एस्टेट के अंदर कोई रिकॉर्ड ऑफ राइट्स सिरे से होते ही नहीं है। जब बाज़ औक़ात ये होता है कि एग्जिस्टिंग जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होते हैं वो आउटडेटेड या मतरूक या ऑब्सलीट या पुराने हो जाते हैं, आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, यानी वो कोई अपडेटेड नहीं होते, उनको अपडेटेड करना जरूरी होता है। इसलिए रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बाज़ औक़ात किसी एरिया या एस्टेट के होते ही नहीं है सिरे से, या होते हैं और वो पुराने हो चुके रहते हैं, आउटडेटेड हो चुके होते हैं, तो उनको रिवाइज करना, उनकी रिवीजन करना जरूरी होता है। इसलिए सेक्शन 40 जो है ये मुतारफ करवाया गया। ऐसी सिचुएशन में स्पेशल रिवीजन मुतारफ करवाई जाएगी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की। अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स नहीं है तो नए बनाए जाएंगे, और अगर हैं आउटडेटेड है तो उनकी स्पेशल रिवीजन की जाएगी। दैट इज डेल्ट इन सेक्शन 40। अब वो कौन सी अथॉरिटी है जो ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को रिवाइज करवाती है, पावर लाइज विद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये अख्तियार है कि वो किसी स्टेट के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को की स्पेशल रिवीजन का ऑर्डर दे सकता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक बेसिकली नोटिफिकेशन इशू करेगा, और वो डायरेक्शन देगा कि अगर किसी एरिया का रिकॉर्ड ऑफ राइट्स नहीं है उसको प्रिपेयर किया जाए, या अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मौजूद है आउटडेटेड है तो उनको क्या किया जाए, स्पेशल उनकी रिवीजन की जाए। उसके बाद ये वर्क जो है ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तो ये ऑर्डर देगा। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अगर ये ऑर्डर देगा तो ये काम कौन करेगा, बेसिकली पेलरा एक अथॉरिटी है, पंजाब लैंड रेवेन्यू, सॉरी पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, PLRA। इस एजेंसी से ये किसी एरिया रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को रिवाइज करवाया जाएगा, या किसी स्टेट के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रिपेयर करवाए जाएंगे, या कोई और एजेंसी भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको ये काम सौंप सकता है कि किसी खास स्टेट के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाए जाएं, प्रिपेयर किए जाएं, या उनको रिवाइज किया जाए। तो ये काम कौन कर, ऑर्डर कौन देता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पावर उसके पास है। लेकिन
पेलर से करवाया जाएगा, यानी पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी से, या किसी और एजेंसी को भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये काम सौंप सकता है। अब स्पेशल नीड की ये स्पेशल रिवीजन की जाती है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की, ये कब की जाती है? पहली बात, मिसाल के तौर पे अगर कोई न्यू सेटलमेंट हुई है, यानी कि कोई कहीं पे अगर कोई न्यू एरिया में कोई कुछ चेंजेस आई हैं, फॉर एग्जांपल कोई न्यू सेटलमेंट हुई है, तो वहां पे कोई प्रॉपर रिकॉर्ड एग्जिस्ट अगर नहीं करता, तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स वहां प्रिपेयर हो जाएंगे। सेटलमेंट का मतलब है कि वहां पे अगर कोई जमाबंदी हुई है, या कोई वहां पे कोई नई चेंजेस आई हैं जमीन के अंदर, तो वहां पे क्या होगा, बेसिकली रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को बनाया जाएगा, क्योंकि आप रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स चेंज हो चुके होंगे। उसके बाद दूसरी मिसाल ये है कि अगर किसी विलेज की ओनरशिप का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ है, यानी कि सपोज कोई ट्रांसफर हुआ है, इनहेरिटेंस हुई है, सेल हुई है, या कोई कुछ इस किस्म के काम हुए हैं, तो वहां पे क्या होगा, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की अब उसके अंदर चेंजेस आ चुकी हैं, उनको अब स्पेशली उनको रिवाइज करना पड़ेगा। तो अगर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैं, उनको रिवाइज कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे सेल हो चुकी है, परचेज हो चुकी है, इनहेरिटेंस हो चुकी है, हिब्बा हो चुका है, व्हाट्सएवर जो कुछ भी हो चुका है, या पार्टीशन हो चुकी है, तो उस वहां पे क्या होगा, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को अब चेंज करने की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है। तो ये उस तब तब जब कोई सेटलमेंट होती है, या जब कहीं पे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को में कोई सेल की वजह से, या रिवीजन इनहेरिटेंस की वजह से, या सपोज पार्टीशन की वजह से कोई चेंजेस आई हैं, तो उनको स्पेशल रिवाइज करने की जरूरत होती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रिवीजन रिवाइज रिकॉर्ड बिकम्स ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द स्टेट। अगर कोई रिकॉर्ड रिवाइज हुआ है, तो वो ऑफिशियल रिकॉर्ड बन जाता है उस स्टेट का। लेकिन अहम बात ये जो आपने याद रखनी है कि इट डज नॉट रिमूव एनी एग्जिस्टिंग प्रिजम्पशन ऑलरेडी क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट थ्रू प्रीवियस रिकॉर्ड। कि अगर गवर्नमेंट की फेवर में कोई पहले कोई पॉइंट बना पड़ा है, वहां पे कोई पहले एंट्री हुई पड़ी है, तो अगर कोई रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को रिवाइज होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट का पहले कोई, अगर किसी जमीन के ऊपर कोई फेवर है, कोई रिकॉर्ड है, कोई गवर्नमेंट की कोई ओनरशिप पड़ी है, या गवर्नमेंट की कोई इंटरेस्ट है किसी जमीन में, तो वो खत्म नहीं हो जाएगी। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की रिवीजन से गवर्नमेंट के ऑलरेडी जो राइट्स होते हैं किसी जमीन में, वो खत्म नहीं होते, वो भी एग्जिस्ट करते हैं, वो रिटेन रखती है गवर्नमेंट। उसके बाद सेक्शन 41। अब सेक्शन 39 में हमने क्या पढ़ा है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और उसके कंटेंट्स रोम को। उसके बाद हमने सेक्शन 40 पढ़ा कि अगर कहीं पे सेटलमेंट होती है, या अगर जमीन कहीं पे उसमें ट्रांसफर या सेल की वजह से, या पार्टीशन की वजह से, या किसी भी वजह से अगर उसके रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में चेंजेस आती हैं, उसकी स्पेशल रिवीजन की जरूरत होती है, और उसको हम कहते हैं सेक्शन 40 में स्पेशल रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। उसके बाद सेक्शन 41 है कि पीरियाडिकल रिकॉर्ड्स। पीरियाडिकल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? सबसे पहले कि अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को प्रिपेयर किया जाए, तो उसमें बाद का चेंजेस तो आती रहती हैं वक्त के साथ साथ, जैसे ट्रांसफर हो गई जमीन, इनहेरिटेंस हो गई, पार्टीशन हो गई, ये कुछ मिसालें मैंने दी हैं। तो अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में तब्दीली आती है, या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को अगर बनाया जाता है, तो उसमें साफ जरा कुछ ना कुछ तब्दीलियां आ जाएंगी। अगर पहले रिकॉर्ड ऑफ राइट्स था ही नहीं, अब बनाया गया है, और वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीलियां आती रहेंगी, तो वक्त के साथ साथ ये जो चेंजेस आ रही हैं, इसकी वजह से बार बार पीरियडिकली रिकॉर्ड्स को अपडेट करना जरूरी होता है। मिसाल के तौर पे अगर जमीन सेल हो गई है, किसी ने किसी को जमीन आगे गिफ्ट दे दी है, या अगर वालदेन से बच्चों में जमीन इनहेरिटेंस यानी कि विरासत में आ गई है, या जमीन किसी ने आगे मोर्टगेज रख दी है, किसी ने जमीन की पार्टीशन हो गई है भाइयों के दरमियान में, जो कुछ मुख्तलिफ लोग एक एरिया के लोग थे, उनके दरमियान जमीन की पार्टीशन हो गई है, तो अब जमीन का जो रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, उसके ओनर्स चेंज हो जाएंगे, टेनेंट से चेंज हो जाएंगे, वालदेन से बच्चों में जमीन आ गई है, जब भाइयों से में जमीन बट गई है, पार्टीशन हो गई है, या किसी ने किसी को जमीन गिफ्ट कर दी है, या किसी ने किसी को बेच दी है, किसी ने परचेज कर ली है, या किसी ने जमीन बैंक में रखवा दी है, अब उसमें क्या है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में चेंजेस आती हैं वक्त के साथ साथ। तो अब ये जो चेंजेस आई हैं, इससे मुराद ये है कि कोई ऐसा लॉ होना चाहिए कि वो कॉन्टिन्यूअसली जमीन का जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट करता रहे। इस अपडेटेड रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? पीरियडिकल रिकॉर्ड। यानी वक्त के साथ साथ लैंड रिकॉर्ड को अपडेट करने को, यानी कि उसको चेंज करने को पीरियडिकली, उसको हम क्या कहते हैं? पीरियडिकल रिकॉर्ड। पीरियडिकल रिकॉर्ड होता क्या है? यानी इन प्रैक्टिकल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पीरियडिकल रिकॉर्ड को हम जमाबंदी भी कहते हैं, सादा अल्फाज में। अगर जब कभी जमाबंदी का वर्ड आपके सामने बोला जाए इंटरव्यू में, तहसीलदार जो है तहसीलदार के इंटरव्यू में, तो आपको पता होना चाहिए कि जमाबंदी का मतलब ये है पीरियडिकल रिकॉर्ड, यानी जमीन का रिकॉर्ड जो वक्त के साथ साथ उसको पीरियडिकली चेंज किया जाता है। चेंज क्यों किया जाता है? जैसे मैंने बताया कि सेल हो गई, परचेज हो गई, इनहेरिटेंस हो गई, पार्टीशन हो गई, या किसी ने किसी को जमीन गिफ्ट दे दी, या अगर किसी ने किसी जमीन को मॉर्टगेज कर दिया, तो जमीन के रिकॉर्ड में ओनर हो गया, या टेनेंट हो गया, या उसमें इंटरेस्ट हो गई, या राइट्स हो गए, वो मुख्तलिफ लोगों के नाम आ जाते हैं। मुख्तलिफ लोगों के नाम जमीन आगे चेंज होती रहती है, तो जमीन को वक्त के साथ साथ उसके रिकॉर्ड्स को अपडेट करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड पीरियडिकल रिकॉर्ड। तो पीरियडिकल रिकॉर्ड को आम अल्फाज में जमाबंदी कहते हैं, जैसे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को आम अल्फाज में
क्या कहते हैं, हकूकनामा या वाजिबुल अर्ज। अब ये जो पीरियडिकल रिकॉर्ड हमने पढ़ा है, ये इसकी प्रिपरेशन के हवाले से देख ले कि सेक्शन 41 ये कहता है कि कलेक्टर जो है वो ये इंश्योर करेगा कि पीरियडिकल रिकॉर्ड प्रिपेयर हो। जैसे हमने पढ़ा था कि सेक्शन 40 जो था, स्पेशल रिवीजन का पावर किसके पास है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। और वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो किससे करवाएगा, पेलरा से करवाएगा, पंजाब लैंड रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी से, या किसी भी एजेंसी से। इसी तरीके से जो पीरियडिकल रिकॉर्ड की जो प्रिपरेशन है, जो वक्त के साथ साथ पीरियडिकल रिकॉर्ड प्रिपेयर करवाने चाहिए, ये अथॉरिटी, ये किसने ये बात इंश्योर करनी है, कलेक्टर ने। कलेक्टर क्या होता है आम अल्फाज में, डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी। किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डीसी होता है, डिप्टी कमिश्नर, उसको हम कलेक्टर कहते हैं लैंड रेवेन्यू की लैंग्वेज में। तो जो कलेक्टर है वो ये बात इंश्योर करेगा कि पीरियडिकल रिकॉर्ड प्रिपेयर करवाया जाए। और वो अब ये बात वो इंश्योर तो करेगा, किसके थ्रू कर इंश्योर करेगा, थ्रू पटवारी ऑफ ईच स्टेट, यानी हर मौजे हर महाल के पटवारी को वो ये कहेगा, डीसी यानी कलेक्टर बेसिकली, कि आप एक पर्टिकुलर स्टेट के पीरियडिकल रिकॉर्ड प्रिपेयर करें। इंश्योर कौन करेगा, कलेक्टर, किसके थ्रू, पटवारी के थ्रू। ये सेक्शन 41 हम डील कर रहे हैं पीरियडिक रिकॉर्ड के हवाले से। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डायरेक्शन देगा किसको, कलेक्टर को, डीसी को यानी कि। और कलेक्टर किसको डायरेक्शन देगा, पटवारी को, उस स्टेट के पटवारी को, कि आप पीरियडिक रिकॉर्ड बनाए। तो डायरेक्शन कौन दे रहा है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, BOR, किसको दे रहा है, कलेक्टर को यानी डीसी को। और कलेक्टर किसको आगे इंश्योर कर रहा है, कलेक्टर ये जो पीरियडिक रिकॉर्ड को इंश्योर कर रहा है किसके थ्रू करेगा, पटवारी के थ्रू, पटवारी ऑफ द कंसर्न स्टेट, जो उस स्टेट का पटवारी होगा। अब पीरियडिकल रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या कंटेंट शामिल होते हैं, पीरियडिकल रिकॉर्ड के अंदर वो तमाम स्टेटमेंट शामिल होती हैं जो हमने सेक्शन 39 सब सेक्शन 2A में पढ़ी थी। यानी जो पीरियडिकल रिकॉर्ड में हमने पढ़ी थी स्टेटमेंट, जिसमें हमने कहा लैंड ओनर्स के नाम, उसमें टेनेंट्स कौन से हैं, यानी मजारे कौन से हैं, उनकी कौन कौन सी राइट्स हैं, उनके कौन कौन से इंटरेस्ट हैं, उनको कौन कौन सी लाइबिलिटीज या पेमेंट्स हैं, और रेवेन्यू की सारी डिटेल जो गवर्नमेंट वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करती है। तो पीरियडिकल रिकॉर्ड में बेसिकली, क्योंकि पीरियडिकल रिकॉर्ड वो ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ही होते हैं वक्त के साथ साथ जो बनाए जाते हैं, तभी इनको हम पीरियडिकल रिकॉर्ड कह देते हैं। तो इसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की सारी चीजें शामिल होती हैं कि लैंड ओनर्स के नाम, जो उसमें मज़ारे हैं उनके नाम, उनके राइट्स कितने हैं, उनकी इंटरेस्ट कितनी है, उनकी पेमेंट या लाइबिलिटीज कितनी है, उनकी रेवेन्यू की डिटेल, गवर्नमेंट वहां से कितना रेवेन्यू कलेक्ट करेगी। तो ये सारी चीजें भी पीरियडिकल रिकॉर्ड में होती हैं। इसके अलावा एक म्यूटेशन रजिस्टर होता है, वो भी पीरियडिकल रिकॉर्ड में होता है। म्यूटेशन कहते हैं इंतकाल को। तो पीरियडिकल रिकॉर्ड बनाने के लिए पटवारी मेंटेन करता है एक रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन। जैसे मैंने कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बेसिक डायरेक्शन देगा किसको, कलेक्टर को, जिसको डीसी कहते हैं, जो डीसी होता है बेसिकली। अब कलेक्टर जो है वो कंसर्न स्टेट के पटवारी को कहेगा कि पीरियडिकल रिकॉर्ड बनाए। अब पीरियडिकल रिकॉर्ड में हमने पढ़ा कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की सारी स्टेटमेंट भी शामिल होंगी, और साथ साथ पटवारी, वो जो कंसर्न स्टेट का पटवारी होगा, वो एक रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन भी मेंटेन करेगा, जो कि पीरियडिकल रिकॉर्ड का हिस्सा होता है बेसिकली। म्यूटेशन रजिस्टर को आम अल्फाज में इंतकाल का रजिस्टर कहते हैं, म्यूटेशन इंतकाल को कहते हैं बेसिकली। तो म्यूटेशन रजिस्टर जो है पटवारी मेंटेन करता है। और उस म्यूटेशन रजिस्टर के अंदर क्या चीज होती है, म्यूटेशन का आम मतलब ये होता है कि एंट्री ऑफ चेंज इन ओनरशिप और राइट्स ऑफ लैंड, कि लैंड के जो राइट्स हैं या लैंड की जो ओनरशिप है, लेकिन जो जिसका वो मालिक है, अगर उसमें कोई तब्दीली आई है, यानी जमीन का इंतकाल हुआ है, अगर एक मालिक को जमीन बिकी है, इनहेरिटेंस हुई है, गिफ्ट हुआ है, या मोर्टगेज हुई है, या पार्टीशन हुई है, तो रिकॉर्ड के जमीन का जो ओनर्स होंगे, ओनरशिप वो चेंज हो जाएगी। यानी जमीन की राइट्स में या ओनरशिप में जब तब्दीली होती है, जब इंतकाल होता है जमीन, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन इंतकाल को कहते हैं। तो जब जब जमीन का इंतकाल होगा, जब जब जमीन की ओनरशिप चेंज होगी, जब उसमें राइट्स लोगों के चेंज होंगे, तो रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में एक एंट्री होगी, वो पटवारी करेगा। तो रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन बेसिकली पीरियडिकल रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि अगर बाप जो है वो मर जाता है, तो बच्चों के अंदर जमीन, सन को जमीन इनहेरिटेंस की विरासत में मिल जाती है। तो जमीन के अंदर जो राइट्स हैं वो चेंज हो गए, अब पहले वालिद के थे, अब बेटे के हैं, तो रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में पटवारी दाखिल करेगा। ये भी पीरियडिकल रिकॉर्ड में आता है। अगर एक जमीन ऑनर बेचता है, तो जो बायर होगा उसके नाम जमीन शिफ्ट हो जाएगी, ओनर उसका बायर बन जाएगा। अब रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में पटवारी ये रजिस्टर करेगा, एंट्री करेगा, और ये भी ये जो रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन है, ये भी पीरियडिकल रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसी तरीके से अगर हम देखें, अगर एक बंदे ने जमीन, ए ने बी को जमीन गिफ्ट दे दी है, हिब्बा जिसको हम कहते हैं, तो जो न्यू ओनर होगा, जिसके नाम जमीन दे दी गई है, जिसको गिफ्ट दे दिया गया है, उसके नाम पे वो जमीन, उसके राइट्स हो जाएंगे उस जमीन पे। और ये भी रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में पटवारी दर्ज करेगा। तो ये रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन किसका हिस्सा है, पीरियडिकल रिकॉर्ड का।
अब जरा हम देख लेते हैं कि ये जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं और पीरियडिकल रिकॉर्ड का जिक्र कर रहे हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में और पीरियडिकल रिकॉर्ड में फर्क क्या होता है आपको पता होना चाहिए। पहला फर्क कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में ओरिजिनल कंप्रिहेंसिव रिकॉर्ड होता है, ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है इसमें बेसिकली। जी, हम बात कर रहे थे कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है, पीरियडिकल उसका अपडेटेड वर्जन होता है। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट ओरिजिनल कंप्रिहेंसिव रिकॉर्ड है जमीन का, टेनेंट का, ओनर का, जिसका भी है। और पीरियडिकल रिकॉर्ड में क्या है, उसका अपडेटेड वर्जन है जो कि वक्त के साथ साथ अपडेट किया जाता है। रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है वो ये कब बनाया जाता है, जब सेटलमेंट हो या रिवीजन हो। रिवीजन का मतलब है जब जमीन कोई बेच दी गई है, इनहेरिटेंस हुई है, या फॉर एग्जांपल पार्टीशन हुई है, जब भी उस जमीन में कुछ रिवीजन हुई है, चेंजेस हुई हैं, तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तब बनेगा जब बंदोबस्त होगा, यानी कि सेटलमेंट होगी या रिवीजन होगी, उस वक्त रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनेंगे। लेकिन पीरियडिक रिकॉर्ड कब बनेंगे, जब वक्त के साथ साथ उस रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को अपडेट किया जाता है। और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में कंप्लीट राइट्स होते हैं जितने भी लोगों के, चाहे वो ओनर है, चाहे वो टेनेंट है, कोई भी लोग है, चाहे उसमें कोई ऑक्यूपेंसी, कोई वहां पे किसी की कोई कास्ट है या कोई मालिक है, तमाम लोगों के तमाम राइट्स में मेंशन होंगे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में। लेकिन पीरियडिक रिकॉर्ड में चेंजेस जो की जाती है, वक्त के साथ साथ जो चेंजेस आती हैं, वो चेंजेस इसमें शामिल की जाती हैं। और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एक फाउंडेशनल या फंडामेंटल या बेसिक या बुनियादी एक रिकॉर्ड है। और जो पीरियडिक रिकॉर्ड होता है ये मौजूदा, करंट, अपडेटेड, यानी कि इस टाइम मौजूदा लैंड की पोजीशन को शो करता है पीरियडिक रिकॉर्ड। तो ये सब दोनों में फर्क हो गया। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में और पीरियडिक रिकॉर्ड में बेसिकली फर्क ये है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ओरिजिनल चीज है और पीरियडिक रिकॉर्ड उसकी अपडेटेड वर्जन है, सिंपली सादा अल्फाज में। उसके बाद सेक्शन 41 हमने देख लिया। हम देखते हैं आप इसके नीचे सेक्शन 41 के कुछ सब सेक्शन है, 41A, 41B, 41C। तो 41 क्या है, 41 सेक्शन है, 41 क्या पढ़ा था, पीरियडिक रिकॉर्ड। अब सेक्शन 41 में है प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटराइज रिकॉर्ड्स। जरा देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटराइज रिकॉर्ड में क्या है, कि दिस सेक्शन इंट्रोड्यूस मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, कि लैंड रिकॉर्ड को मॉडर्नाइज करने को हम कहते हैं सेक्शन 41A। यानी कंप्यूटराइज रिकॉर्ड प्रिपेयर की जाने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जमीन का जो रिकॉर्ड मैनुअल है वो गुम हो जाए, आग लग जाए उसको, तो उसका कोई डिजिटल कोई प्रिंट पड़े हो, कोई उसका कंप्यूटराइज रिकॉर्ड होना चाहिए। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बेसिकली ये प्रिपेयर करवाएगा कंप्यूटराइज एडिशन ऑफ लेटेस्ट पीरियडिक रिकॉर्ड। पीरियडिक रिकॉर्ड वैसे अपडेटेड रिकॉर्ड होता है, जो पीरियडिक रिकॉर्ड होगा उसको अगर हम डिजिटलाइज करें या कंप्यूटराइज करें तो उसको हम कहते हैं 41A, यानी प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटराइज रिकॉर्ड। अगर पीरियडिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो जो लेटेस्ट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होंगे, पीरियडिक रिकॉर्ड वैसे अपडेटेड वर्जन होता है, अगर वो पीरियडिक रिकॉर्ड बने ही नहीं है तो जो आखिर पे जो जो रिसेंटली रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनेंगे उनको कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करेगा, बेसिकली ये स्पेसिफाई करेगा कि कौन सी डेट से कंप्यूटराइज रिकॉर्ड जो है वो नाफिजुल अमल होंगे। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये स्टॉप कर सकता है कि हुक्म दे के नोटिफिकेशन के थ्रू कि अब ऑनवर्ड मैनुअल प्रिपरेशन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की नहीं होगी या प्रिपरेशन पीरियडिक रिकॉर्ड की नहीं होगी, बल्कि अब कंप्यूटराइज रिकॉर्ड ही बनेंगे। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये अथॉरिटी है कि वो कह सकता है कि फलां डेट से अब कंप्यूटराइज रिकॉर्ड ही लागू होंगे, मैनुअल रिकॉर्ड की अहमियत खत्म। या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये ऑर्डर दे सकता है कि फलां डेट से मैनुअल रिकॉर्ड बंद कर दिए जाएंगे, अब सिर्फ कंप्यूटराइज रिकॉर्ड ही चलेंगे। तो 41 यही है कि बेसिकली हमने पढ़ा है। 41 में क्या है, दोबारा देख लेते हैं 41 सेक्शन में कि कंप्यूटराइजेशन है, बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटराइज रिकॉर्ड्स। अब इसमें कुछ और बातें भी हम देख लेते हैं कि इसका पर्पस क्या है, ये कंप्यूटराइजेशन क्यों करवाई जा रही है रिकॉर्ड्स की, कि ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि कोई इसमें हिडन चीजें ना हो, इजी एक्सेस हो, ऑनलाइन लोग घर में बैठ के भी एक्सेस कर लें। इसके अलावा फ्रॉड ना हो, इसके अलावा लैंड मैनेजमेंट की, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लैंड मैनेजमेंट की इफेक्टिव मैनेजमेंट हो। तो ये है, इसके लिए 41 सेक्शन यानी कंप्यूटराइजेशन प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद सेक्शन 41B भी है, इसको हम कहते हैं कंप्यूटराइज पीरियडिकल रिकॉर्ड। सेक्शन 41 दोबारा ये देखें, 41A जो है उसका उन्वान है प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटराइज रिकॉर्ड, कि अगर कहीं पे पीरियडिकल रिकॉर्ड अपडेटेड पड़े हैं तो उनको कंप्यूटराइज कर दें, या अगर पीरियडिकल रिकॉर्ड नहीं है तो जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स पड़े हैं पुराने उनको कंप्यूटराइज कर दें। तो उसके बाद सेक्शन 41B जो है दैट डील्स विद कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटराइज पीरियडिकल रिकॉर्ड। अगर कंप्यूटराइजेशन की गई है तो कलेक्टर क्या करेगा, ही और शी विल इंश्योर प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटराइज पीरियडिकल रिकॉर्ड। यानी अगर
लैंड ऑफ रिकॉर्ड, अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स पहले मौजूद है और पीरियडिकल रिकॉर्ड भी मौजूद है, तो पीरियडिकल रिकॉर्ड अगर वो मैनुअल है, क्योंकि पीरियडिकल रिकॉर्ड जो पटवारी पहले करते थे वो हमेशा मैनुअल होता था, तो अगर पीरियडिकल रिकॉर्ड पड़े हैं जो कि वक्त के साथ साथ अपडेट किया जाता है रिकॉर्ड्स को, तो उन पीरियडिकल रिकॉर्ड को जब पटवारी को कहा जाएगा कि आप इसको क्या करें, कंप्यूटराइज करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, 41B सेक्शन डील करता है पीरियडिकल रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करना, दैट इज डेल्ट इन 41B। अब इन रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है बेसिकली, कि ओनरशिप डिटेल्स होती हैं पीरियडिक रिकॉर्ड में, राइट्स किन किन लोगों के हैं, इंटरेस्ट किन किन लोगों के हैं, उन इन पीरियडिक रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया जाएगा, कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा। तो म्यूटेशन रिकॉर्ड विल आल्सो बी मेंटेन इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि अगर कोई इंतकाल हुआ है ट्रांसफर की वजह से या इनहेरिटेंस की वजह से या पार्टीशन की वजह से, सेल परचेज की वजह से, तो अगर कोई इंतकाल हुआ है, म्यूटेशन हुई है, उसको भी बेसिकली क्या किया जाएगा, वो पीरियडिकल रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा और उसको भी कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा। अब सेक्शन 41C देख लेते हैं, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम, यानी कि जो कंप्यूटराइज सिस्टम मेंटेन एक बार कर दिया गया है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को कंप्यूटराइज कर दिया गया है या पीरियडिकल रिकॉर्ड को, अब उसको हमने डेवलप भी करना है और मेंटेन भी करना है। इस सेक्शन में ये बेसिकली ये डील किया गया है, सेक्शन में ये बात की गई है कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड हैं जितने भी, चाहे वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैं या पीरियडिकल रिकॉर्ड है, उनको उनकी डिजिटल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जाए, यानी मैनुअल की बजाय उनको क्या किया जाए, डिजिटलाइज किया जाए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बेसिकली कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम मुतारफ करवाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ करवाएगा, जिसमें रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व किया जाएगा, यानी पुराने रिकॉर्ड को डिजिटली स्कैन करके उनको डिजिटल फुटप्रिंट्स बनाए जाएंगे। उसके बाद डिजिटल पेमेंट्स होंगी, यानी फीस और जो चार्जेस हैं वो अब मैनुअली पे नहीं होंगे बल्कि वो ऑनलाइन पे होंगे। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, यानी ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन होगी, जैसे फर्ज जदा दिया जाता है। और डिजिटल म्यूटेशन होगी, यानी ऑनलाइन जमीन का इंतकाल होगा। और जो कंप्यूटराइज ओनरशिप रिकॉर्ड होगा, यानी जो पहले फर्ज जायदाद होती थी वो मैनुअल होती थी, अब क्या होगी, वो ऑनलाइन फर्ज जायदाद निकलेगी। और इसी तरीके से जितनी भी रेवेन्यू की प्रोसीडिंग्स होती हैं, कि अगर कोई ट्रांसफर हुआ है, परचेज हुई है, सेल हुई है, इनहेरिटेंस हुई है, पार्टीशन हुई है, जितनी भी रेवेन्यू की प्रोसीडिंग्स हुई हैं, उन तमाम को क्या किया जाएगा, डिजिटलाइज किया जाएगा। यानी रेवेन्यू कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, अगर किसी का जमीन का डिस्प्यूट है, पार्टीशन हुई है, सेल परचेज हुई है, तो रेवेन्यू की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी उनको डिजिटलाइज किया जाएगा। जितने भी गवर्नमेंट के आर्डर्स होंगे, चाहे वो रेवेन्यू कलेक्टर के आर्डर हैं या डिप्टी कलेक्टर के आर्डर हैं या कमिश्नर के हैं या रिकॉर्ड्स हैं जमीन के जितने भी, उन तमाम को क्या किया जाएगा, डिजिटलाइज किया जाएगा। और इसमें पेलरा का रोल क्या है, पंजाब लैंड रेवेन्यू, पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी का, कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इंगेज करेगा पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी को, कि किस काम के लिए, कि आप डेवलप करें, ऑपरेट करें और मेंटेन करें किस चीज को, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड सिस्टम को। यानी अब लैंड रिकॉर्ड्स क्या होंगे, डिजिटलाइज हो चुके होंगे, और पेलरा को कहा जाएगा पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी को, कि आप ऐसा ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करें, कंप्यूटराइज सिस्टम, और उसको फिर ऑपरेट भी करें और मेंटेन भी करें, जिसमें रेवेन्यू की सारी प्रोसीडिंग्स, ट्रांसफर, फी जो ऑनलाइन होती है, रिकॉर्ड जो जमींदारों को या टेनेंट को चाहिए, जिस किसी को भी चाहिए, फर्ज जायदाद चाहिए या किसी ने फी पे करनी है, वो सारी चीजों को क्या किया जाएगा, ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। सबसे पहले ये एमसीक्यूज पेपर में आ सकता है कि विच सेक्शन डील्स विद द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। सेक्शन 39, हु प्रिपेयर्स पीरियडिकल रिकॉर्ड, पटवारी पीरियडिकल रिकॉर्ड प्रिपेयर करता है ऑन द डायरेक्शन ऑफ कलेक्टर, याद रखें। उसके बाद पीरियडिकल रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं, जमाबंदी। म्यूटेशन रजिस्टर कौन मेंटेन करता है, पटवारी। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेशल रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसके पास ये पावर है कि वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को रिवाइज करवाती है, स्पेशल रिवीजन करवाती है। उसके बाद कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड आर रिलेटेड टू विच सेक्शन, जो कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड है वो 41A, 41B और 41C। 41 है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को कंप्यूटराइज करवाना, 41B क्या है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को, सॉरी पीरियडिकल रिकॉर्ड्स को क्या करना, बेसिकली कंप्यूटराइज करना। और 41C क्या है, कि ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए और ऐसा सिस्टम मेंटेन किया जाए कि कंप्यूटराइज रिकॉर्ड्स हों। और अगर कोई ऑनलाइन फी पे करनी है या रेवेन्यू फी देनी है या कोई ऑनलाइन कोई फर्ज जायदाद लेना है, व्हाट्सएवर जो भी रेवेन्यू की प्रोसीडिंग्स हैं, रिकॉर्ड है, वो सारा क्या होना चाहिए, ऑनलाइन उसकी मेंटेनेंस और रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए कंप्यूटराइज्ड। तो ये जितने भी कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो 41A, 41B और 41C में डील किए जाते हैं। और लेक्चर की समरी अगर हम देखें तो चैप्टर 6 बेसिकली जिसके ऊपर हमने पढ़ा है, सेक्शन 39, सेक्शन 40, 41, 41 के आगे 41A, 41B, 41C, ये बेसिकली 41 सेक्शन एक स्टेटमेंट के आसपास घूमता है कि लैंड के राइट्स, उनको रिकॉर्ड भी होना चाहिए, लैंड के जो रिकॉर्ड राइट्स हैं उनको अपडेट भी किया जाना है, यानी कि पीरियडिकल रिकॉर्ड, और लैंड के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रिजर्व भी किया जाना चाहिए, जो 41C में है बेसिकली। तो सेक्शन जो
जो जो चैप्टर 6 है वो लैंड रिकॉर्ड्स के साथ डील करता है। लैंड रिकॉर्ड्स चैप्टर 6 का बेसिकली मौजू है, सब्जेक्ट मैटर है। और उसमें चैप्टर 6 बेसिकली डील करता है इन तीन चार बातों को कि लैंड राइट्स जो हैं, लैंड का जितना रिकॉर्ड्स हैं या राइट्स हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में, और उनको अपडेटेड किया जाना चाहिए पीरियडिकल रिकॉर्ड की सूरत में, और उनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए 41C की सूरत में, यानी कि उनका कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन भी हो और उनको ऑपरेट भी किया जाना चाहिए। तो इसमें सेक्शन 39 में हमने कहा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के साथ डील करता है। सेक्शन 40 स्पेशल रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है। सेक्शन 41 पीरियडिकल रिकॉर्ड्स के साथ डील करता है। और सेक्शन 41A से लेकर 41C ये क्या है, कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड सिस्टम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अगर हम देखें तो हमने इसमें चैप्टर 6 पढ़ा और उस चैप्टर 6 का पार्ट ए पढ़ा। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के रेवेन्यू लॉज की तैयारी के लिए मेरा 2 मंथ का एक सेशन जो है वो जारी है, जिसमें बेसिकली मैं जीके और रेवेन्यू लॉज के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। ये 2 मंथ का सेशन है, इसकी टोटल फीस 6,000 है। इसमें आपको डेली बेसिस पे जीके का मटेरियल शॉर्ट फॉर्म में दिया जाता है। 24 आवर की आपको असाइनमेंट दी जाती है, आप पढ़ते हैं, अगले दिन आपका जीके का टेस्ट होता है ऑनलाइन। इसी तरीके से आपके लिए रेवेन्यू लॉज के लेक्चर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, आप वो लेक्चर सुनते हैं, उसी लेक्चर में से आपका बेसिकली टेस्ट बनाया जाता है। इसी तरीके से आपको रेवेन्यू लॉज की भी डेली बेसिस पे असाइनमेंट होती है। एक महीने में 15 रेवेन्यू लॉज के टेस्ट होते हैं, 15 जो है वो जीके के टेस्ट होते हैं। तो ये 2 मंथ का सेशन है, इसकी टोटल फी जो है वो 6,000 है। पर मंथ फीस बेसिकली इसकी 3,000 है। 2 मंथ का सेशन है, इसकी टोटल फीस 6,000 है, लेकिन जो पहले 50 कैंडिडेट्स हैं उनकी फीस हाफ है, यानी उनकी 2 महीने की फीस 6,000 नहीं है बल्कि टोटली 3,000 है। तो अगर आप इस सेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लिए जीके और रेवेन्यू लॉज की प्रिपरेशन में, तो 3,000 में आप 2 मंथ की 3,000 की फी पे करके, 2 मंथ में 3,000 की फी पे करके आप रेवेन्यू लॉज की और जीके की तैयारी कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार एंड तहसीलदार। अगर आप मुझसे इस सेशन में एनरोल होना चाहते हैं, रब्ता करना चाहते हैं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर 03326896 568 पर रब्ता करके इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, और कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आने वाली वीडियो में मिलते हैं। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के चैप्टर 6 जो लैंड रिकॉर्ड के साथ डील करता है, उसके पार्ट 2 और पार्ट 3 में, पार्ट 2 और पार्ट 3 में चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इससे अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं। और अगर आप इस सेशन में शामिल होना चाहते हैं तो 03326896 568 पर रब्ता करें, ताकि आप इस सेशन की मालूमात भी ले सकें। और आप इस 2 मंथ के सेशन में, जिसमें जीके की भी तैयारी करवाई जाएगी और रेवेन्यू लॉज की भी तैयारी करवाई जाएगी, इसमें 2 मंथ की टोटल फी जो है वो 6,000 है, लेकिन फर्स्ट 50 कैंडिडेट जो हैं उनको 50% फी वेवर मिलेगा, 50% फी डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 6,000 जो 2 महीनों की फी है वो उसकी बजाय आपकी फी हाफ होगी, 3,000 होगी। इसमें ऑलमोस्ट 10 कैंडिडेट्स एनरोल हो चुके हैं, लिमिटेड स्लॉट्स बाकी हैं। जैसे ही 50 सीट्स कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद इसका डिस्काउंट खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद आप अगर एनरोल होना चाहेंगे तो आपकी पर मंथ की फी जो है वो 3,000 होगी, और 2 मंथ की फी आपकी 6,000 होगी। तो अगर आप इस सेशन में शामिल होना चाहते हैं तो 03326896 568 पे रब्ता करके आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ये तहसीलदार और नायब तहसीलदार की अपकमिंग जो सीट्स हैं, नायब तहसीलदार की सीट्स अपकमिंग है जुलाई अगस्त 2026 में, और तहसीलदार की सीट्स भी इसी साल के आखिरी क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है। तहसीलदार का पेपर हो या नायब तहसीलदार का, रेवेन्यू लॉज बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें 3 बेसिकली एक्ट में करवाऊंगा। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 और लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। इन तीनों एक्ट की तैयारी के लिए जो असाइनमेंट बेस्ड और लेक्चर बेस्ड और टेस्ट बेस्ड सेशन है, जिसमें जीके भी कवर करवाया जाएगा और साथ साथ आपको रेवेन्यू लॉज भी कवर करवाए जाएंगे, जिसकी फी मैंने 50% ऑफ कर दी है। इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए 03326896 568 पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, और उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए थीम के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इंग्लिश विद अजमल खान के ये जो चैनल मेरा है, इसको सब्सक्राइब करें ताकि इसकी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।